नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, साथ ही में कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता के टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ उसको कवर करेंगे। इसके पूर्व का जो लेक्चर है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न इंडिया के नाम से उसको देख सकते हैं। आज का ये सेशन करंट अफेयर्स के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 2022 में मनाई गई, तो ये टॉपिक करंट से भी कोरिलेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वह है, तो आपका सही जवाब होगा कटक। ये कटक उड़ीसा में पड़ता है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ए। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। इसीलिए 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस अंतर को भी याद रखना होगा। साथ ही साथ 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई, ये भी बात याद रखिएगा। इस अवसर पर इंडिया गेट नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस जी की एक होलोग्राम प्रतिमा लगी, जो 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी थी। यानी ये करंट के लिहाज से इस बात को आपको याद रखना होगा। इसलिए ये टॉपिक ट्रेडिशनल प्रश्न से भी उठ सकते हैं यहाँ से, इसलिए इसको अच्छे से कवर करेंगे। पहले प्रश्न का सही जवाब है ए, कटक। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इसके बाद उन्होंने 1920 में भारतीय सिविल सेवा यानी कि भारतीय नागरिक सेवा, जिसको ICS कहा जाता है, उसको उत्तीर्ण किया। और अगर हम कांग्रेस की इनकी जर्नी को देखें तो 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसी अधिवेशन में उन्होंने त्यागपत्र देके 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद वो 1941 में जर्मनी गए, जहां पे उन्होंने द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई, और उसके बाद उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ए, और हम लोगों ने यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय कवर कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अभी हमने अपने एक्सप्लेनेशन में इसको बात को कवर किया था। दूसरे का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, INA मानसिक पुत्र था। ये INA क्या है? INA का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज, जिसको हिंदी में बोलते हैं। पूछ रहा है कि किसके मानसिक पुत्र, यानी ये किसके दिमाग की उपज है? तो याद रखिएगा, एक जापान के मेजर थे जिनका नाम था आईवाचा फूजीवारा। ठीक है, ये आईवाची फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इस बात के लिए तैयार किया कि आप एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करिए, यानी उसका नेतृत्व करिए। और अंत में फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हो गया। इसका मतलब कि ये INA किसके दिमाग की उपज है? तो फूजीवारा यानी आईवाची फूजीवारा और प्रीतम सिंह के दिमाग की उपज है। यानी यहाँ पर पहला नाम होगा और चौथा विकल्प, यानी पहला और चौथा कोड सही होगा, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा इस प्रश्न का। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो यहाँ पर अब इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में न तो फूजीवारा का नाम है और न ही ज्ञानी प्रीतम सिंह का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर विकल्प ए मोहन सिंह के साथ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 8वां प्रश्न देखिए, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा मोहन सिंह इसके सेनापति थे। अब जरा समझते हैं कि आजाद हिंद फौज की ये जर्नी जो थी, ये पहले सेनापति से आगे कैसे बढ़ती है। अभी तक आपने ये पढ़ लिया कि INA का गठन फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में हो गया। इसी बीच जून 1942 में बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन किया जाए। ये काउंसिल ऑफ एक्शन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के मध्य में समन्वय और अधीक्षण का काम करेगा। और इस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष के तौर पर रास बिहारी बोस की नियुक्ति हो गई। इसी बीच मोहन सिंह का वैचारिक मतभेद जापानियों के साथ हुआ और 1942 दिसंबर में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, लेकिन रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त किया और बाद में मोहन सिंह को जापानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया और INA की कमान अब रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस 2 दिन बाद सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और
सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये सफर पूरा सुभाष चंद्र बोस जी तक का रहा, जो आपने एक शॉर्ट कहानी के तौर पर समझ लिया। इस क्रम को याद रखिएगा, आप पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लेंगे। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 10वां देखिए, करा कि आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा कि जब अभी हमने बताया कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। ठीक है, कोरिलेट हो गया। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 21 अक्टूबर 1943। सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो आपका सही जवाब होगा ए, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न देखिए, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। अब देखिए जरा यहां पर यह प्रश्न कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। यहां अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सिंगापुर में किया। यहां पर एक विकल्प दे दिया तत्कालीन मलय, और प्रश्न पूछा कि 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जब 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व मिला और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप में हुआ, तो उस समय सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। इसलिए, और चूंकि विकल्प में तत्कालीन मलय लिखा हुआ है, इसलिए 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। इसलिए प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़ना जरूरी है। 12वें प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किया था? तो आपका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस। 13 का बी होगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में। याद रखिएगा 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से ट्रांसफर करके कहां कर दिया? रंगून कर दिया था। इसलिए यहां पर आपका सही आंसर रंगून होगा, विकल्प बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कह रहा है कि कौन लोग जुड़े हुए थे। तो याद रखिएगा कि जब आजाद हिंद फौज के अधिकारी और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, तो नवंबर 1945 में उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया, और यह मुकदमा लाल किले पर चला, और इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह और शहनवाज को, इन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई, और राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास हुआ। तो इस आधार पर कौन कौन नाम शामिल हो गए? यानी राशिद अली जिसको 7 साल की सजा हुई, यानी ये इससे संबंधित थे। शहनवाज जिन्हें फांसी हुई, ये भी शामिल थे। इसके बाद PK सहगल यानी प्रेम कुमार सहगल, ये भी शामिल है। यानी 15 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। BC दत्त इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, अब हमने आपको ये पूरा कोरिलेट भी कर दिया। 15 का सही जवाब होगा डी। 15वें प्रश्न को हम लोगों ने 360 डिग्री में कवर किया। अगला देखिए, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 16 का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो सही जवाब होगा सीलभद्र याजी। ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है। यहाँ 17 प्रश्न का सही विकल्प होगा सीलभद्र याजी, सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, भारतीय स्वायत्त संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था? तो याद करिए, जब मैंने आपको बताया था कि 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, वहीं पर उन्होंने किसका गठन किया था? द फ्री इंडियन लीजन का। पहले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हमने इसको बताया था। आपका 18 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी रेजिमेंट रखा गया, और इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने ही की। और एक फैक्ट और इसके संदर्भ में याद रखिएगा कि लक्ष्मी सहगल को आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर नियुक्त किया गया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का कमांडर किसको नियुक्त किया गया? लक्ष्मी सहगल को। ठीक है, इसी प्रकार आजाद हिंद फौज के कई अन्य ब्रिगेड थे, जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। ठीक है, तो यहाँ 19 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, जब वो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इन्होंने कहा था। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। यानी देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? महात्मा गांधी ने। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जो आज भी हमारे यहाँ पर सेना में या
फोर्स डिपार्टमेंट में इसको बोला जाता है, आम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 21 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 12 नवंबर 1945 को। याद रखिएगा, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। और अगर आपसे यह पूछे कि आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया, तो आपका सही जवाब होगा 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के बीच आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया। ठीक है, और दिवस किस दिन मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। विकल्प ए सही हो जाएगा 22 का। अगला देखिए, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास हुई थी? तो अभी हमने आपको क्लियर किया था, राशिद अली को 7 साल की कैद हुई थी। और इसमें किसको फांसी हो गई थी? तो फांसी में प्रेम सहगल थे, गुरबख्श सिंह थे और शहनवाज, इन 3 लोगों को फांसी हुई थी और राशिद अली को 7 वर्ष की सजा हुई थी। इसमें एक फैक्ट और जान लीजिए कि जो इनका मुकदमा हमने आपको बताया कि दिल्ली के लाल किले में चला नवंबर 1945 में, तो कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया और इस समिति की अध्यक्षता किसको दी गई? तो इसकी अध्यक्षता की भूला भाई देसाई को इसका नेतृत्व दिया गया। इसके साथ और वकीलों की टीम थी। कौन कौन लोग थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। इन नामों को बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। ठीक है, तो इनके यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार आपने इस प्रश्न को देख लिया और 23 का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले पर मुकदमे की पैरवी के वकीलों की अध्यक्षता कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूला भाई देसाई। ठीक है, और कहां पर ये मुकदमा चल रहा था? लाल किले पे। कब? नवंबर 1945। याद रखिएगा पूरी बात को। 25 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, करा कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को याद किया जाता है। देखिए वही प्रश्न फिर रिपीट हो गया और कहां पूछा? आईएएस के प्रीलिम्स में 2021 में प्रश्न पूछा है। और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, और जिसमें आपने देखा कि इन तीनों लोगों को क्या किया गया था? फांसी की सजा हो गई थी। 32 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, 1945 की प्रमुख घटनाओं को जी उसका क्रम की बात कर रहा है। अच्छा, ये कर रहा है कि 1945 की घटनाएं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो 1945 में उनको छांटना है। पहला दिया बेबेल योजना। बेबेल योजना 14 जून 1945 को ये होगा। शिमला समझौता 25 जून से 14 जुलाई 1945 सम्मेलन की बात हो रही है। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था और आजाद हिंद फौज की स्थापना नवंबर 1900 अच्छा मुकदमा की बात कर रहा है तो नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है मुकदमे के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम नौसेना विद्रोह को हटा दें तो बाकी यानी 1, 2, 4 हमारा आंसर होगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम CR दास था, यानी इनका पूरा नाम चितरंजन दास, और इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, यानी 34 का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हो गए थे? तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी 35 प्रश्न का सही विकल्प होगा डी। अगला देखिए, अब हम लोग कैबिनेट मिशन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा कि जुलाई 1945 में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में एक नई सत्ता बनी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 19 फरवरी 1946 को यह डिसाइड किया गया कि पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी, मैंने इनको लेके भारत जाएगी एज ए कैबिनेट मिशन, और ये टीम 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गई। इसमें कौन कौन लोग थे? तो अभी हमने आपको बताया पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? करा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा सर पी लॉरेंस, यानी पैथिक लॉरेंस। विकल्प डी सही हो जाएगा। मैंने जितनी बात को एक्सप्लेन किया उनको सबको याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? तो मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था, और कब आया? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, यानी इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? तो आपका सही जवाब होगा
कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था, यानी कि छठवें का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि कैबिनेट का 1946 कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्रियों में गठित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। अब देखिए, जो 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। उसके साथ ही साथ कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर भी थे, एवी अलेक्जेंडर, यानी ABC है। और हमारा यहाँ कौन नहीं शामिल है, डी विकल्प शामिल नहीं है, यानी 7वें का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांत से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त में किसका उद्धरण, इसका संबंध किससे है, तो ये सही होगा कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया, उसके बाद उसने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव रख दिया, यानी क्या सीरीज बैठी, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को और उसने 16 मई 1946 को प्रस्ताव दिया। उसमें क्या क्या बातें थी जरा समझिए। उसमें पहली बात थी कि भारत में एकता बनाई रखी जाए। दूसरी बात कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया। तीसरी बात कि भारत एक संघ होगा और जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। और चौथी बात कही कि संविधान निर्माती सभा यानी संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें प्रांतीय विधानसभा और देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। और इसके साथ ही साथ वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन किया जाएगा और अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभागों में भारतीय सदस्य द्वारा पद धारण किया जाएगा। यह भी व्यवस्था इसमें की गई थी। इतनी बातें हैं। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा एक संघीय राज्य के स्वरूप का होना, यानी कि ये सीधे सीधे कैबिनेट मिशन की तरफ इशारा कर रहा है। 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए गए। तो अभी हमने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि इसका सही जवाब क्या होगा, कैबिनेट मिशन 1946, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर अब देखिए, पहला कह रहा है कि इसके एक संघीय सरकार की सिफारिश की, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला कथन सही है। दूसरा, इसमें भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार था, इसकी चर्चा नहीं हुई, दूसरा गलत है। इसमें ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, यह भी नहीं था, यानी यहाँ पर केवल एक विकल्प सही है 13 का, यानी यहाँ पर सही आंसर होगा ए, 13 का ए आंसर सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 2 कथन दिए हैं और इसके कारण देखना है और कारण और उनकी व्याख्या देखनी है। कह रहा है कि कथन कर रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। ये बात बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने स्वीकृति दी और वापस ले ली। उसके बाद कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, यह भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए जरा कैबिनेट मिशन की सहमति से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर जब भी स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न बनते हैं तो आप कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। जरा इसको समझ लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा के साथ, यानी बहुत बिना मन के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, पहली बात। अब कांग्रेस की आपत्ति क्या थी, कांग्रेस कह रही थी कि जो प्रांतों का गुट बनाया जा रहा है ये गलत हो रहा है, और मुस्लिम लीग कह रही थी कि आपने मेरे पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम नाराज हैं। और बाद में कई लोगों के मनाने के बाद मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दी, और जब अस्वीकार कर दी तो सीधी कार्रवाई दिवस के तौर पर प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर कई लोगों के मनाने का दौर चला अंग्रेजों की तरफ से, और अंत में उसने सरकार में, यानी अंतरिम सरकार जब 46 में स्टैब्लिश हुई तो उसमें शामिल होने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और लेकिन आपस में व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। उनका तर्क ये था कि जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति में ये इसको एक्सेप्ट करना इसलिए ठीक है कि इसमें एक ऐसा बीज बोया जा रहा है जो भारत को आगे ले चल के मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, महात्मा गांधी। अगला देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी, तो आपका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि आपको मालूम है कि अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेके 1945 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, और वेवेल का समय कब था, 45 का। इसका मतलब ये कि दोनों के समय में कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष रहे, 40 से 46 तक।
और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सीधे अबुल कलाम आजाद, क्योंकि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। और याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा और उस सन में जो भी काम होगा वो अबुल कलाम आजाद के नाम पर ले लीजिए। यहाँ पे 18 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है, अब यहाँ पर हम लोग अंतरिम सरकार में चल रहे हैं, कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि जब कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो इसके बाद 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का निमंत्रण दे दिया और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हो गई। ये घोषणा है 24 अगस्त को और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2 सितंबर 1946। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब होगा बी। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अब यहाँ देखिए सब में 1946 दिया है, अगर आपको मंथ और डेट याद ना हो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 सितंबर 1946, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपका सही जवाब होगा खाद्य एवं कृषि विभाग। अब यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब जरा जो और नाम दिए उनके बारे में भी देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था, वहीं विदेश और राष्ट्रमंडल जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। अभी आपने पढ़ लिया कि खाद्य एवं कृषि किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री का कार्य किसके पास था? तो रेल मंत्री आसफ अली थे, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया वो क्या था? तो लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा छठवें का। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहाँ आपका सही जवाब होगा बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, यानी यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, करें 1946 के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो आपका सही जवाब होगा बंगाल में। याद रखिएगा बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की एक गठबंधन की सरकार बनी और 1946 के चुनाव में सत्ता में आई। उसके बाद मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 14 अगस्त 1947 को वो सत्ता में रही और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री थे एच.एस. सुहरावर्दी, ठीक। तो इस पूरी बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बंगाल इस प्रश्न का। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस है? तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुई। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये सीधी कार्रवाई दिवस क्यों हुई? जब वायसराय का अंतरिम सरकार का फैसले को नामंजूर कर दिया मुस्लिम लीग ने, उसके बाद उन्होंने इसके विरोध में सीधी कार्रवाई दिवस मनाई। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान अलग मांग को चाहते थे, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई हुई उसके बाद एक बड़ा आतंक का माहौल बना और हिंदू और मुस्लिमों को काफ़ी लड़ाई की स्थिति बनी। इसमें जो मुख्य केंद्र था इस कार्रवाई का वो था नोआखाली, ये याद रखिएगा, ये नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई गई? 16 अगस्त 1946 को। अगला देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग संविधान सभा के गठन को देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर विकल्प ए में स्वराज पार्टी के साथ यदि यहाँ पर 1934 होता तब हम लोग विकल्प ए के साथ जाते, लेकिन यहाँ पर 35 है इसलिए हम लोग ए के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद 36 में कांग्रेस पार्टी ने जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही होगा इसका। अगला देखिए, अगला प्रश्न है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने जब आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्लान को प्रस्तुत किया था तो उसमें ये शब्द कहा था कि प्रांतीय सभा के सहयोग के साथ हम संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो संविधान सभा बनी वो किसके प्लान के अंतर्गत बनी? तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत बनी। तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत आवश्यक होता है।
या डी ऑप्शन सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था? तो आपका सही जवाब होगा 10 लाख की व्यक्ति पर, यानी कि चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी 10 लाख। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो मतदाताओं के लिए 3 वर्ग केवल बनाए गए थे, एक आम वर्ग था, एक मुस्लिम था और एक सिख था। ये केवल पंजाब राज्य के संदर्भ में इस तरह की व्यवस्था थी और ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, करा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ और इस पहले सत्र के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये भी बात याद रखिएगा। 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कराए कि भारतीय उपनिवेश में प्रभुसत्ता संपन्न भारतीय समाज सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा दे रहा है और राजेंद्र प्रसाद भी है, तो आपको ये पूछ रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, जब पहली सभा हुई तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी कि यहां पर 7वें का विकल्प क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अब यहां कथन देखते हैं। कह रहा है कि 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यह विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि यहां पर 8वें का विकल्प ए सही हो जाएगा। अब हमने बताया था कि प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना जाएगा, तो यहाँ जो प्रांतीय सभाओं में चुनाव होना था वो 296 सदस्यों का, कितना? 296, यानी 296 सदस्य चुनाव हुए। इसमें 208 कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के 73 और 15 जो थे वो अन्य दल के थे और स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे इसमें। ठीक है, ये बात आपने इसमें देख ली। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका देखी गई थी। यहां पर 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था? तो आपका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर, यानी कि जब यहां पर पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर। ठीक है, यहां पे आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग भारत की स्वतंत्रता, विभाजन और स्वतंत्रता देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके के निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो याद रखिएगा कि जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय यूके में यानी ब्रिटिश में क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक है? 45 से 51, यानी 1945 से 51 तक। और ब्रिटेन में उस समय लेबर सत्ता की पार्टी थी, यानी आपका यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर एक क्रम याद रखना होगा। ये क्रम पूछता है कि जब ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की घोषणा कर दी कि हम जून 1948 के पहले उत्तराधिकार लोगों के पास सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। ये कब घोषणा की उन्होंने ब्रिटिश हाउस में? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद उन्होंने बेबल के स्थान पर माउंट बेटन को वायसराय नियुक्त कर दिया और 24 मार्च 1947 को वायसराय बनने के बाद माउंट बेटन ने जल्दी से सत्ता हस्तांतरण की पहल प्रारंभ कर दी। इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा? फरवरी 1947, और पूरी डेट अगर पूछी जाए तो 20 फरवरी 1947, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, लॉर्ड माउंट बेटन के वायसराय के रूप में भारत आए। अब देखिए, यहां से आपको ई एक्सप्लेनेशन हो गया। अब प्रश्न आपको इजीली पूरे हो जाएंगे। अब देखिए, लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय के रूप में भारत आए, क्या करने के लिए? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, यानी चौथे का विकल्प बी सही हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी? तो याद रखिएगा कि जब यह पूछा जाए कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी तो आप बताएंगे माउंट बेटन योजना। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि क्लीमेंट एटली ने वेबल के स्थान पर माउंट बेटन को भेजा और कहा कि वहां पे आप सत्ता हस्तांतरण की पहल को शुरू करिए। तो योजना कौन बनाएगा? माउंट बेटन ही बनाएंगे। इसके लिए इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। अगला देखिए, करा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। अब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947। इसके पहले एक बात को समझना होगा। क्या? जरा इस क्रम को समझिएगा कि अभी हम लोगों ने माउंट बेटन योजना की बात की ना, ये माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को दी गई। उसके बाद इसके अनुरूप ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव रखा
जो कब रखा गया, वो 4 जुलाई 1947 को रखा गया। ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ठीक है, जो प्रश्न में पूछ रहा है, यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी। यानी 3 बातें याद रखनी है कि माउंट बेटन की जो योजना थी वो 3 जून 1947 को, उसके अनुरूप ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव रखा गया और पारित कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके नाम से थी, तो आप सीधा जवाब होगा माउंट बेटन योजना, विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, कर भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा, तो अब सीधे आप कर ले जाएंगे, इसकी सरकारी घोषणा कब हुई, 3 जून 1947 को। यानी माउंट बेटन योजना कब जारी हुई, तो 3 जून 1947 को। अगला देखिए, कर कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, बात सही है। अगला कर है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, यह भी बात सही है और कारण भी सही है। यानी वो द्वितीय विश्व युद्ध में इतने निर्बल हो चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। यानी यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी की जा रही है, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, कराए कि कथन और कारण है, कह रहे स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश की प्रभुता बनी रही, ये गलत है। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो प्रभुता उसकी कैसे बनी रहेगी। कारण कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन ने की थी, ये कथन सही है। ठीक है, यानी यहां पर आर सही है लेकिन ए गलत है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पे। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब मिली, ये वही प्रश्न आ गया कि 18 जुलाई 1947 को, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी, ये किसके दिमाग की उपज थी, तो याद रखिएगा जब कैबिनेट मिशन की रूपरेखा को अव्यवहारिक हो चुकी थी तो उसका एक वैकल्पिक योजना बनाने की बात की किसने, माउंट बेटन ने, इसी को कहा गया बाल्कन प्लान। और ये बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज हो गई, तो माउंट बेटन की दिमाग की उपज हुई, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसने, मुख्य रूप से इसलिए सहमति हुई क्योंकि, पूछ रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन के लिए सहमति क्यों दे दी, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहती थी, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माउंट बेटन योजना को स्वीकार दी, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला है, कह रहा है कि वह द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानती थी, यह बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने समझा कि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को इसलिए माना ताकि वो किसी सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहती थी, यहाँ पर ए सही होगा, आर गलत है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंट बेटन को सुझाया था, क्या सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए कांग्रेस में कोई मतलब देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो वो मेरे लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की बातें गांधी जी ने कहा था, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, तो ये भारत और पाकिस्तान के सीमा के निर्धारण के लिए रेड क्लिफ समिति का गठन हुआ था, विकल्प सी सही हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये वही है रेड क्लिफ महोदय थे, ये विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, ये कब समाप्त हो गया था, जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला, कह रहा है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। और याद रखिएगा, विभाजन के समय पूछे या विभाजन स्वतंत्रता के समय पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा जेबी कृपलानी। यहां से प्रश्न बहुत पूछता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा कि जब दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उस समय भी अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तब भी जेबी कृपलानी थे, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अभी आपने देखा कि जब विभाजन का प्रस्ताव रखा गया दिल्ली में तो उस समय अध्यक्षता किसने की, जेबी कृपलानी ने की। यह प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, और इसका समर्थन किया था मौलाना आजाद ने। एक बात याद रखिएगा, ये मौलाना आजाद ने पहले इस विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था लेकिन बाद में इसका समर्थन किया।
यानी अगर ये पूछा जाए कि विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा तो आपका जवाब होगा गोविंद बल्लभ पंत। अगर ये पूछे कि विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया तो मौलाना आजाद ने किया, और उसके साथ ही साथ सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। यहां पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहां विकल्प आपका सही हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर किचलू ने कहा था, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कराए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून और 15 जून 1947 को संपन्न बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अभी आपने यहां पर ये इस बात को समझा कि जो ये भारत विभाजन का प्रस्ताव था ये प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत। समर्थन किया गया मौलाना आजाद द्वारा, उसके अलावा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन किया, लेकिन इसके विपक्ष में भी वोट पड़ा था, और इस विपक्ष के वोट में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने डाला था, यानी 25वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। इनके साथ ही साथ डॉक्टर किचलू ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी विपक्ष में मतदान किया था, यानी यहाँ आप तीनों नाम को याद रखिएगा, हो सकता है कभी विकल्प बदल के दे दे, यानी 25 प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, कर 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो आपका सही जवाब होगा संविधान सभा ने, और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रभावशाली भाषण भी दिया था। यहां विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? तो आपका सही जवाब होगा सुचेता कृपलानी ने, यहां पर विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, कर पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा गवर्नर जनरल ने, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति दी थी। एक बात याद रखिएगा, पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखिए, करा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आ गया प्रश्न, आपका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, डी विकल्प सही होगा। करा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा सी राजगोपालचारी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, तब भी आपका जवाब होगा सी राजगोपालचारी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, तो भी आपका जवाब होगा सी राजगोपालचारी, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए कितना पूछा है। अगला देखिए, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। 33 प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अंबेडकर साहब थे, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा था कि अंतरिम सरकार में ये शामिल नहीं थे। ठीक है, यानी 35 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, करें कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद कौन हुए थे? राधा कृष्ण दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर पे कौन हुए थे? बीवी गिरी हुए थे। यानी आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 36 का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखिए, करें लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, यानी 2 और 3 आपका विकल्प, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 3। अगला देखिए, कह रहा है कि माउंटबेटन योजना जून 1947 में किस प्रांत के लोक निर्यात प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, तीनों के लिए ये प्रांत की लोक निर्यात प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और ये किसकी योजना? माउंटबेटन योजना। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कह रहा है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बता दिया था, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। ठीक है, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी जब विभाजन हुआ तब भी, जब प्रस्ताव पारित हुआ तब भी, और जब स्वतंत्र हो गया तब भी जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। 40 का सही विकल्प होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है 3 अगस्त 1947 में, अगस्त 1947 में, प्रश्न संख्या दिया 43, कह रहा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में एक सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है,
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नहीं तो 26 नवंबर 1949 को ही सब कुछ फाइनल हो गया था, उसी दिन एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन ये पहले से 1930 में ये डिसाइड हो चुका था कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। ये शब्द किसने कहा था? तो आपका सही जवाब होगा आर कोपलैंड, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आर कोपलैंड ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यहाँ विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ये कथन था के एम पडिक्कर का। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो उस समय अंग्रेजी मैंने ब्रिटेन के जो राजा थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज षष्ठम। ठीक है, यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। इस प्रकार आज का ये सेशन यही कंप्लीट होता है। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग संवैधानिक विकास देखेंगे। उसके बाद जो इसके विविध के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन प्रश्नों का संकलन देखेंगे। साथ ही साथ जो उस समय की पत्रिका और पुस्तकें थी उनके रचयिता निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके बाद इस प्रकार हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास पूरा विस्तृत कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी इस पूरी सीरीज को नहीं देखा है वो इसको निश्चित तौर पर देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज के लिए इतना ही, फिर कल नए सेशन के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।